हेलो एवरीवन, सरल एजुकेशन में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो हम अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के जो एमसीक्यूज़ कर रहे हैं अभी, उसमें हमने क्लास फर्स्ट कर ली है और आज हम देखेंगे क्लास सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट। आप पिछले सेशन की तरह फिर यहाँ क्वेश्चन देखते जाएं और इसको पढ़ें और खुद समझें, तो इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है उसको समझें पहले। व्हाट इज द निक नेम गिवन टू द रेवोल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? कोशिश करें समझने की जरा। उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, व्हाट इज द निक नेम। निक नेम समझते हो? जैसे मान लो किसी का नाम, कुछ भी नाम होता है तो घर का भी एक अलग से रख देते हैं, निक नेम रख देते हैं भाई। जैसे किसी का नाम काना है तो उसको घर पे चिंटू बोल दिया। किसी का नाम महेंद्र है तो उसको मोनू बोल दिया। तो निकनेम कुछ ना कुछ रख देते हैं, तो ये इस प्रकार से निकनेम होते हैं। तो क्या होता है, ये केवल समझाने के लिए था हमें। तो व्हाट इज द निकनेम गिवन टू द रेवोल्यूशन। अब जो फ्रांस में जो क्रांति चलती है उसका इन्होंने क्या निकनेम रखा हुआ था, मतलब उसका क्या नाम था कि हाँ ये फ्रांस की क्रांति का ये नाम है। क्या उन्होंने द फ्लेम नेम दिया था? क्रांति तो होती है पर हर क्रांति का कुछ ना कुछ नाम होता है ना। तो क्या उन्होंने फ्लेम दिया, द टेरर दिया, द फाइट दिया, द स्टॉर्म दिया? तो चारों में से कौन सा नाम दिया था? तो द टेरर इसका निकनेम था, ये याद रखना। ठीक है, एक प्रकार से ये चाहते थे क्रांतिकारी कि जो ऐसे व्यक्ति, धनाढ़ व्यक्ति हैं जो अत्याचार कर रहे हैं गरीब को, उनको उनके अंदर थोड़ा सा वो होना चाहिए, भय होना चाहिए, टेरर होना चाहिए उनका, क्रांतिकारियों का। तो इस क्रांति का उन्होंने निकनेम रखा था द टेरर। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन वेपन यूज्ड इन एग्जीक्यूशन। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को समझें हम। वेपन का मतलब होता है हथियार, औजार। ठीक है, तो जिस समय ये क्रांति चल रही थी उस समय कोई भी काम को करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके लिए सजा देने के लिए, फांसी देने के लिए या किसी प्रकार कोई पनिशमेंट देने के लिए कौन सी, किस चीज़ का यूज़ किया जाता था उस समय, किस हथियार का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था? हम इसको इस तरीके से, सरल तरीके से समझें कि व्हाट इज़ द मेन वीपन। मेन वीपन कौन सा था उस समय, उस क्रांति के समय जो उपयोग किया जा रहा था वो कौन सा हथियार था? तो आंख बंद करके देखें हम, हमने अभी एक पूरा जो समझाया था उसमें एक पिक्चर भी लगाई है उस मशीन की जो उस समय यूज़ किया जा रहा था किसी को भी सजा देने के लिए। वो थी ग्लोटिन। ग्लोटिन नाम की मशीन थी उस समय। इसमें क्या होता था कि एक नीचे सिर रखते थे उसका, अपराधी का, जो जिसको पनिशमेंट दिया जाना, और ऊपर से वो मशीन, उसमें ब्लेड होती थी, वो नीचे आके उसका सिर धड़ से अलग कर देती थी। तो इस प्रकार की उस समय ये मशीन थी। और मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, जो फ्रांस का उस समय जो राजा हुआ करता था, क्या नाम था उसका? लुइस 16। उसका भी अंत इसी मशीन के द्वारा हुआ था। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड, विच कैरेक्टर इज नॉन। कौन से कैरेक्टर को क्या बताया गया है? फॉर एक्सट्रीम रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब बहुत ही वफादार कैरेक्टर कौन सा बताया गया है? पूरे कैरेक्टर, हमने सभी कैरेक्टर देखे हैं इसमें। डॉक्टर मैनेट होते हैं, सिडनी कार्टन होता है, इसके बाद हम स्ट्राइवर देखेंगे, चार्ल्स डार्ने हैं, एवरमोंड है, गैस्पार्ड है, ठीक है, सोलोमन है, वर्साड है, वही एक ही नाम है, सोलोमन और वर्साड एक ही व्यक्ति हैं, जेरी क्रेंचर है, मिस प्रोस है, ल्यूसी है। तो कौन है इसमें सबसे ज़्यादा वफादार, सबसे ज़्यादा लॉयल कौन है? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपसे तो क्या आपसे ये बन रहा है क्वेश्चन? सबसे पहले तो अपने आप से पूछें। अगर हाँ तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन बताते हैं अभी। गेबेल
जिसका एबरमोंट फैमिली का नौकर है, तो ये नहीं है। जेरी किंचर नहीं है। ये क्लाय नहीं है। इसका राइट आंसर है मिस प्रोस। ये सबसे ज़्यादा वफादार हैं। ये इतनी वफादार हैं कि जो जब नोवेल का अंत होता है उस समय मैडम डिफार्ड पिस्तौल निकाल लेती हैं ल्यूसी को मारने के लिए, तो ये मिस प्रोज उसे बचाने के लिए उसकी पिस्तौल पकड़ लेती हैं। इनकी आपस में छीना झपटी होती है, लड़ाई होती है, और मैडम डिफार्ड की पिस्तौल जो होती है उससे गोली उन्हीं को लग जाती है और मैडम डिफार्ड मर जाती हैं। और जो गोली की आवाज़ इतनी ज़ोर से होती है इनके कान के पास में कि इनकी कानों की जो सुनने की क्षमता ही ख़त्म हो जाती है। तो ये मिस प्रोज जो हैं ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार से समझाते भी चल रहे हैं आपको, तो आप इस बात पे भी ध्यान देते चलें। क्वेश्चन 4, जार्विस लोरी वर्क्स फॉर विच बैंक। सभी ने सबको पता होगा कि जार्विस लोरी किस बैंक में काम करते थे, तो इसका राइट आंसर होगा टेल्सन बैंक में। ये वहां के बैंकर थे। ठीक है, चलिए कुछ सरल क्वेश्चन है उनको हम जल्दी कर लेंगे। क्वेश्चन 5 जो है हमारा, हु ब्रिंग्स द मैसेज रिकॉल टू लाइफ। चलिए कीजिए कोशिश। हु ब्रिंग्स, हु मीन्स होता है कौन, ब्रिंग्स मतलब लाना, मैसेज मतलब संदेश, रिकॉल टू लाइफ, रिकॉल टू लाइफ का संदेश कौन लाता है। तो हमें पता होगा जब हम कहानी की शुरुआत करते हैं तो जार्विस लोरी जो जब मेल कोच में जाते रहते हैं तो उस समय घोड़े पर बैठकर एक आदमी आता है, उसका नाम होता है जेरी क्रिंचर। जेरी क्रिंचर बोलता है कि एक मैसेज है आपके लिए, एक पत्र है, तो पत्र में लिखा रहता है वेट एट द डोवर, डोवर में इंतजार करना। तो ये जार्विस लोरी बोलता है जाके तुम कहना रिकॉल टू लाइफ। तो लेके कौन जाता है, ये कौन लाता है ये वाला मैसेज, ये लाता है जेरी क्रिंचर। ये राइट आंसर होगा। इस प्रकार से देखो पूरा हमें पता होगा ना, तो हमारे कोई भी आंसर गलत नहीं होने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ें इसको अच्छे ध्यान से और समझें। देखिए क्वेश्चन 6, रिकॉल टू लाइफ रिफर्स टू हुम। जो रिकॉल टू लाइफ है ये किसके लिए रेफर किया गया है, मतलब ये किसके लिए कहा गया, किसका जीवन रिकॉल हो रहा है, किसका जीवन मृत्यु समान जीवन से वापस आ गया, अच्छे जीने लगे थे। जो कौन था वो व्यक्ति पूरे उसमें नोवेल में जिसका जीवन बहुत खराब चल रहा था, वो वापस से रिकॉल हो गया। ठीक है, डॉक्टर मेनेट जो बेस्टाइल के जेल में 18 साल से बंद थे, इन्हीं के लिए ये रेफर किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन 7, सभी को पता होगा इसका आंसर, तो चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। व्हाट इज द डॉक्टर मैनेट्स प्रिजन, डॉक्टर मैनेट्स प्रिजन सेल नंबर। तो इनका क्या नंबर था, इनका था 105 नॉर्थ टावर, ये पूरा नाम था उस सेल का। ठीक है, चलो याद रखना सभी। क्वेश्चन 8, हु इज लूसीज गार्जियन फ्रॉम चाइल्डहुड। मालूम होगा सबको कौन था इनका गार्जियन, बचपन से किसने पाला पोसा था, तो मिस प्रोज ने इनको पाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, हु इज द वाइल्ड लुकिंग शू मेकर। अब तो शू मेकर कौन थे, सबको पता होगा कौन थे शू मेकर, डॉक्टर मेनेट, ये शूज बनाते रहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, व्हाट ऑब्जेक्ट, ऐसी कौन सी चीज थी, व्हाट ऑब्जेक्ट सिंबलाइजेज डॉक्टर मेनेट्स ट्रॉमा। जो ऐसी कौन सी चीज थी, उनको सदमा लग जाता था बार बार और वो फिर वापस शूज बनाने लगते थे, क्या रखा हुआ था इनके पास, क्या चीज थी ऐसी। तो मैं बता दूं आपको, उनके पास कोई कैन थी क्या, क्लोथिंग, हिज शू मेकिंग बेंच, बस यही इसका राइट आंसर। उनके पास एक बेंच थी। आपने देखा होगा मैंने जब एक पूरा
नोवेल की एक कहानी तैयार की है, वो एक बेंच पे बैठे होते हैं और शूज़ रखे होते हैं, उस पर शूज़ बनाते रहते हैं। तो क्या है, यही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मतलब है कोई वस्तु से है। तो उनके पास क्या था जिसको देखकर बार बार उनको सदमा लगता था, ट्रॉमा हो जाता था उनको बार बार, फिर वापस शूज़ बनाने लग जाते थे, कोई भी बात हो जाती थी तो वापस फिर वो अपने पुराने उस पर ही आ जाते थे, वही काम करने लगते थे जो जेल के अंदर करते थे। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 11, हु रिसेम्बल्स चार्ल्स डार्ने फिजिकली। तो चार्ल्स डार्ने के जैसा कौन दिखाई देता था? चार्ल्स डार्ने कौन है? जिसका केस चल रहा था लंदन में और दो वकील उसको बचाते हैं, एक कौन होता है, स्ट्राइवर, और उसका असिस्टेंट कौन होता है, सिडनी कार्टन। तो यही तो उन्होंने हमसे पूछा है कि शारीरिक जो ढांचा होता है उसके एक समान कौन लगता था, मतलब जैसा चार्ल्स डार्ने है वैसा ही उसके समान और कौन सा था दूसरा व्यक्ति, और कौन था दूसरा व्यक्ति? तो दूसरा व्यक्ति जो है वो था हमारा सिडनी कार्टन, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा समझना, थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते भी थोड़ा सा जवान इधर उधर फिसल जाती है तो उसको नज़रअंदाज करना। ठीक है, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। क्वेश्चन 12, वाई इज डार्ने एक्यूटेड इन द फर्स्ट ट्रायल। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो डार्ने को फर्स्ट ट्रायल में क्यों छोड़ दिया जाता है? लैक ऑफ एविडेंस, क्या सबूतों की कमी थी? कार्टन्स रिसेम्बलेंस, क्या ये कार्टन के जैसा दिखाई देता था? ज्यूरी सिंपैथी, क्या ज्यूरी को उसके प्रति सहानुभूति थी? तो ऐसी कोई बात नहीं थी, जो आंसर है उसको लगाओ और आगे बढ़ो। ये कार्टन सिडनी कार्टन था, उसके जैसा दिखाई देता था। सिडनी कार्टन ने फिर ये वाली बात रखी कि जिन लोगों ने जिस व्यक्ति को देखा है वो ये नहीं था, वो मैं था, इस प्रकार से ये बच जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13, देखें इसको, और मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा हुआ जिसको ये आंसर नहीं आता तो समझ लो तैयारी की बहुत ज़रूरत है। ये आंसर तो सभी को आना चाहिए क्योंकि इतनी बार समझा दिया है मैंने। तो देखो जरा एक बार क्वेश्चन क्या है, ये आंसर से मतलब इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हु इज कॉल्ड अ जैकॉल। जैकॉल किसको कहा गया है? दो वकील होते हैं, एक स्ट्राइवर है और एक सिडनी कार्टन है। स्ट्राइवर को लॉइन कहा गया है और सिडनी कार्टन को जैकॉल कहा गया है। तो जैकॉल किसको, सिडनी कार्टन, यहाँ कार्टन लिखा, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम। चलो बताओ क्या होगा इसका। पढ़ लिया सभी ने, आंसर भी मुझे लगता है लगभग सबसे बन गया होगा। क्वेश्चन है स्ट्राइवर, जो मैंने अभी समझाया आपको। स्ट्राइवर इज नोन, स्ट्राइवर को जाना जाता है कैसा, एज द लॉइन, अभी समझाया था। स्ट्राइवर को लॉइन कहा गया है और सिडनी कार्टन को जैकवेल कहा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15, व्हाट स्पिल्स आउटसाइड द डिफार्स वाइन शॉप। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को कि स्पिल्स का मतलब होता है कोई चीज फैल जाना, आउटसाइड बाहर, क्या चीज फैल जाती है बाहर? द डिफार्स वाइन शॉप, जो डिफार्स की वाइन शॉप होती है उसके बाहर क्या फैल जाता है? कुछ याद आया? एक कार्ट से, एक गाड़ी से एक कास्क गिर जाता है, CAS के कास्क, कास्क मतलब एक पीपा या बड़ा सा डिब्बा, उसमें क्या होती है, वाइन होती है, और वाइन वहाँ पर फैल जाती है और वाइन का कलर थोड़ा सा रेड होता है, तो ऐसा लगता है जैसे ब्लड फैला हुआ है, जबकि फैलता क्या है, वो वाइन फैलती है। और वहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ इतनी गरीबी होती है, इतनी भुखमरी होती है वहाँ पर कि लोग क्या करते हैं, उस शराब पर टूट पड़ते हैं और ज़मीन पर फैली हुई शराब को भी चाटने लगते हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा वाइन। ठीक है, ये राइट आंसर हो गया इसका। चलिए हम नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, मैडम डिफार्ज, मैडम डिफार्ज निट्स, क्या बुनती रहती हैं वो? जो मैडम डिफार्ज हैं जिनको बदला लेना है, वो क्या बुनती रहती हैं? एक लिस्ट बनाती रहती है ना, तो क्या बुनती हैं? जब लिस्ट बनाएंगी तो स्वेटर की लिस्ट तो बनाएंगी नहीं, ग्लव्स बनाएंगी नहीं, स्कार्फ बनाएंगी नहीं, वो तो क्या बुनेंगी? वो कोड भाषा में जिन लोगों को उनको मारना होता है, जो उनके एनिमीज होते हैं, उनके वो नेम्स जो होते हैं उसको वो निट्स करती रहती हैं, बुनती रहती हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17, हु किल्स मार्केस सेंट एवरमोंट? क्वेश्चन को ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को इस प्रकार से लें आप जैसे आप एग्जाम में ही बैठे हुए हैं। तो हु किल्स मार्किस सेंट एवरमोंट, क्वेश्चन समझ में सबको आ गया होगा, मुझे लगता है आंसर भी पता होगा। हु, हु किल्स, कौन जान से मार देता है, किसको? मार्किस सेंट एवरमोंट। मार्किस सेंट एवरमोंट कौन है? ये डार्ने के अंकल हैं। ये कहाँ रहते हैं? ये पेरिस में रहते हैं। ठीक है, तो ये पेरिस में रहते हैं। इनको कौन मार देता है? ये वो व्यक्ति है जो गलियों में अपनी गाड़ी को बहुत तेज चलाते हैं। इनकी गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ जाता है जो मर जाता है। उसके पिता का नाम होता है गैस्पार्ड, जो इनकी गाड़ी से लटक के चला जाता है। रास्ते में एक रोड मेंढर मिलता है जो देख लेता है कि इनकी गाड़ी के नीचे कोई लटका हुआ है। वो गौर से गाड़ी देखता है, तो एवरमोंट गाड़ी रोक लेते हैं और उस मेंढर से पूछते हैं, सड़क बनाने वाले से, क्यों भाई तुम हमारी गाड़ी क्यों देख रहे होते ध्यान से? तो वो ये कहता है, मुझे ऐसा लगा कि आपकी गाड़ी के नीचे कोई लटका हुआ है। तब तक गैस्पार्ड वहाँ से भाग जाता है और वो महल पहुँच जाता है इनके। ठीक है, और रात को जब ये सो जाता है उसके बाद इसमें इसके सीने में छुरा घोंप कर इसको मार डालता है जान से। ठीक है, तो उसका क्या नाम था? गैस्पार्ड। यही इसका आंसर होगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको बन भी गया होगा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन 18, हु इज चार्ल्स डार्नेज अंकल? अब कुछ बताने की आवश्यकता है? मुझे तो नहीं लगता बताने की आवश्यकता है। बिल्कुल एक बार में आपका राइट आंसर लगेगा कि चार्ल्स डार्ने के अंकल कौन है? मार्किस सेंट एवरमोंट। ठीक है, अब इसमें से उन्होंने जो भी दे रखा हो, क्या दिया हुआ है? बस मार्किस दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एवरमोंट दिया होता तो वो आंसर हो जाता। ठीक है, हमें देखना उससे मिलता जुलता जो भी है। चलिए नेक्स्ट 19, वाई डज डार्ने रिनाउंस हिज फैमिली? डार्ने अपने परिवार को क्यों छोड़ देता है? क्योंकि वो अपने अंकल को, अपनी फैमिली को, वहाँ पर जो भी उसके होते हैं उनको क्यों छोड़ता है? वो उनकी जो क्रूअल्टी थी, दुष्टता थी, उसके प्रति जो नफरत थी उसकी, इस वजह से वो उसके परिवार को छोड़ देता है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, यहाँ समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन आता है व्हाई डज डार्ने रिनाउंस हिज फैमिली, तो इसको तुम अलग से एक नोट्स बना लो। रिनाउंस से मतलब है कोई चीज़ को त्याग देना, ठीक है, छोड़ देना। तो वो अपने परिवार को क्यों छोड़ देता है? क्योंकि वो अपने परिवार की जो दुष्टता, क्रूअल्टी वाला जो व्यवहार होता है उससे वो नफरत करता है। वो बिल्कुल पसंद नहीं करता कि गरीबों को परेशान किया जाए और उन पर राज किया जाए। ठीक है, इसलिए वो छोड़ देता है। वो क्या छोड़ता है वो, इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो सरनेम छोड़ देता है कि मैं आज के बाद कभी भी अपने नाम के पीछे एवरमोंट नहीं लिखूंगा। वो अपने मामा के इधर का नाम लिखता है को क्या, डार्ने। और वो पूरी संपत्ति भी छोड़ देता है। उसके बाद वो लंदन में जाकर ट्यूटर बन जाता है। ट्यूटर फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने लगता है वहाँ के लोगों को। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लिया होगा अभी तक तो सभी ने। हु कन्फेसेस, कौन कन्फेस करता है? डीप, डीप लव, अपने गहरे प्यार को, कि मैं बहुत प्यार करता हूँ। किससे? लूसी से। बट सेज ही इज अनवर्दी,
ऐसा कौन व्यक्ति है पूरे इसमें नोवेल में जो ये कहता है लूसी से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ? कौन व्यक्ति है? लेकिन लूसी का क्या जवाब होता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। ठीक है, अनवर्दी हो मतलब, ठीक है, लायक नहीं हो। तो हु कन्फेस, तो इसमें तीन व्यक्ति होते हैं जो लूसी से प्यार करते हैं। पहला है स्ट्राइवर। स्ट्राइवर प्लान बनाता है कि जाके मैं लूसी को बता दूं कि मैं भी प्यार करता हूँ। तो जारविस लोरी मना कर देते हैं, भैया मत जाओ। वो मना कर देगी क्योंकि वो चार्ल्स डार्ने से प्यार करती है। भैया ये कौन होते हैं? सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन जाते हैं और वो जाके प्रपोज कर देते हैं लूसी को कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। लेकिन लूसी मना कर देती, जान नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं बोलती पर वो मना कर देती है। क्या बोलकर? ही इज़ अनवर्दी। ठीक है, कि वो मेरे लायक नहीं हो तुम। ठीक है, तो वो कौन था? वो था कार्टन। वो कार्टन से मना कर देती है, सिडनी कार्टन से। ठीक है, लेकिन सिडनी कार्टन क्या करता है? तभी ठान लेता है कि मैं भले ही तुम मुझे प्यार मत करो पर मैं अपना प्यार साबित करके रहूंगा, और कभी जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मेरी तो मैं अपनी जान तक दे दूंगा, और तुम्हें ही नहीं तुम जिससे भी प्यार करती हो मैं उसके लिए भी जान दे दूंगा। आप लोगों को पता होगा कि इसका जो अंत होता है नोबेल का, तो आखिरी में वो चार्ल्स डार्ने को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देता है। ठीक है, जिन लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया होगा उनको पता होगा ये। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। ये तो समझ में आ गया सभी को कि कौन प्रपोज करता है लूसी को, कौन कन्फेस करता है डीप लव कि भाई मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये है सिडनी कार्टन। ठीक है, क्वेश्चन 24। क्या है क्वेश्चन? देखें जरा इसको ध्यान से। व्हाट इज द नेम ऑफ डार्ने एंड ल्यूसीज डॉटर? क्लियर? क्या पूछा क्वेश्चन में कि व्हाट इज द नेम, क्या नाम है, ऑफ डार्ने एंड लूसीज डॉटर। डार्ने और लूसी की जो शादी हो गई थी तो उनकी जो बेटी थी, एक तो इनको बेटा हुआ था जो बचपन में ही खत्म हो जाता है, और एक इनकी बेटी है जिसका क्या नाम है? तो उन्होंने बताया है कि नाम बताओ, तो इसमें उसका नाम है लिटिल लूसी, ये उसका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज मिस प्रोज ब्रदर? अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझें जरा ध्यान से। ये इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं पेपर में, और हम इसको अच्छे से करें जरा। हु इज मिस प्रोज? हु इज मिस प्रोज ब्रदर? मिस प्रोज का इन चारों में से कौन है जो उनका भाई है? तो पहले तो ये देखो मिस प्रोज कौन है। मिस प्रोज जो हैं, मिस प्रोज ल्यूसी की गवर्नेस है, एक प्रकार से संरक्षिका है। ठीक है, एक प्रकार से गार्जियन है। तो अब उनका जो भाई होता है वो कौन है इन चारों में से? तो एक व्यक्ति होता है जो शुरू में चार्ल्स डार्ने पर, जो इसका फर्स्ट ट्रायल होता है, चार्ल्स डार्ने को आरोप लगाया जाता है लंदन में कि ये व्यक्ति कौन है, ये देशद्रोही है, ये इंग्लैंड की जानकारी फ्रांस भेजता है। आरोप लगाया गया था दो जासूसों के द्वारा। कौन जासूस? बर्सार्ड और एक क्लाय था, रोजर क्लाय। तो बर्सार्ड जो होता है इंग्लैंड में रहता है किस नाम से? लंदन में किस नाम से रहता है वो? बर्सार्ड के नाम से, क्योंकि बर्सार्ड ही नाम था उसका। ठीक है, वहाँ पर उसने बर्सार्ड नाम कर रखा था, अपना रख रखा था। और जब वो पेरिस में आता है, मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा किस समय की बात है, देखो ऐसे समझते हैं अपन। जब एवरवन फैमिली के नौकर का लेटर आता है डार्ने के पास कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, यहाँ की जनता ने मुझे पकड़ लिया और जो मुझे मार देंगे, तुम मुझे बचा लो। तो यहाँ से कौन जाता है उसको बचाने के लिए? डार्ने चला जाता है फ्रांस। तो भाई जब फ्रांस डार्ने जाता है तो पीछे पीछे से ये लोग भी चले जाते हैं, जारविस लॉरी, जेरी क्रंचर, मिस प्रोस, ठीक है, और डॉक्टर मैनेट, ये सब भी बचाने के लिए चले जाते हैं कि भाई उनका दामाद है ल्यूसी, ये सब चले जाते हैं कि भाई ऐसा ना हो उनके दामाद को कहीं वहाँ के लोगों ने पकड़ लिया है तो कोई मुसीबत हो जाए, कहीं जान से ना मार दें। तो जब ये मिस प्रोज भी साथ में जाती है वहाँ पर, तो वहाँ देखती है वो अपने भाई को।
तो वो बोलती है कि ये तो मेरा भाई है। वो क्या नाम है उसका? सोलोमन। सोलोमन प्रोस। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है कि उसके भाई का नाम सोलोमन है। ठीक है, ये राइट आंसर। और इसकी आगे की स्टोरी है वो मैं अभी आगे के एमसीक्यूज में आपको बता दूंगा। क्वेश्चन 23, हु इज रिसरेक्शन मैन अ? तो इसमें से रिसरेक्शन मैन कौन है? इसमें कौन है इसमें? वो है जेरी क्रिंचर। ये रिसरेक्शन मैन है, यही मैसेज लेकर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं, उनको आप अच्छे से देख लें, बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। क्वेश्चन नंबर 24, इसको देखें, पढ़ें और समझें क्या लिखा हुआ है इसमें। व्हाट डज, और मुझे बस इतना ही पढ़ने पे समझ में आ गया कि आप लोग सब बता देंगे इसका आंसर। चलिए देखते हैं। व्हाट डज द रोड मेंडर, मैंने अभी बीच बीच में बोला रोड मेंडर, सी अंडर द कैरेज। तो व्हाट डज द रोड मेंडर, रोड मेंडर क्या देखता है अंडर द कैरेज, जब एवरमोंड उस लड़के पर गाड़ी चढ़ाने के बाद, उसको सिक्का उछाल कर उसके पिता को देने के बाद जब वो जाता है तो उसके गाड़ी से कौन लटक कर आता है? उसका पिता। कौन? क्या नाम था? गैस्पार्ड। वो लटक कर आ जाता है। तो यही वो पूछ रहे हैं इसमें, व्हाट डज द रोड मेंडर। रास्ते में एक व्यक्ति देख लेता है कि हाँ उसकी गाड़ी से कोई लटका हुआ है, तो वो रोड मेंडर किसको देखता है? क्या नाम था उस व्यक्ति का? गैस्पार्ड। तो ये आंसर सही होगा, गैस्पार्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन डज द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल ओकर। तो आप इसको देखें ध्यान से और चारों में से बताएं क्या होगा इसका आंसर। बेस्टाइल पर जब हमला होता है तो किस सन में होता है? देखें जरा, ये होता है हमारा 1789, 1789 में बेस्टाइल के किले पर हमला होता है वहां पर। ठीक है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अभी तक, 25 ये हो चुके हैं और इसके फर्स्ट क्लास में ये हम 25 कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है या किसी प्रकार का कोई भी समझने में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि हमें सर MCQs के पूरे वीडियो चाहिए, सभी चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए जिसको हम अच्छे से देख सकें, अच्छी प्रैक्टिस कर सकें, हमें टेस्ट सीरीज़ भी चाहिए जिसमें हम एग्ज़ाम में किस प्रकार से पेपर देंगे हम पहले कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका नाम है सरल, SARAL, सरल एजुकेशन। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार कोई समस्या आती है तो आप 90092232 पर कॉल कर सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर का जो लोग कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमें एक अच्छी तैयारी करना है, तो वो हमारे इस कोर्स को भी बाय कर सकते हैं। 499 में इसको आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।